हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ही मेरा मैथ का दूसरा क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों दूसरा भी क्लास में। पिछले वाले से भी बेटर ये क्लास होगा दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। बात मान लीजिएगा, अगर ये ऐसा प्रश्न अगर आप लगाते हैं, अगर ऐसा प्रश्न अगर आप लगा लेते हैं ना, तो चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, कोई भी भर्ती हो, आप उसमें मैथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। जान लीजिएगा, इतने अच्छे लेवल का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल को ज्यादा में ध्यान रखते हुए हम क्लास ले रहे हैं दोस्तों। तो आपका पहला क्लास है, आपकी स्क्रीन पे पहला क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा दोस्तों, आप उसे लगाने का प्रयास करें। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप क्या करना है, कैसे लगाना है, कुछ नहीं करिएगा। आप थोड़ा सा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न लगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कम से कम आप तो 8 प्रश्न आप तो लगा लेना है, आपको अच्छी तरह से 8 प्रश्न। 2 प्रश्न छूट जाता तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कर पाते तो बात मान लीजिएगा कोई नहीं रोकेगा। मैथ में इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा, हर एक प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने हम, हर एक टाइप का। चलिए ये दिया ना, तो कभी भी ऐसा सवाल अगर दोस्तों देखिए, हम हमेशा बताते हैं समय तथा कार्य का है, तो ऐसे लिख लीजिए ए ने कितने दिन में कर रहा है, ये किसी काम को 18 दिन में, और जबकि बी ने उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। थोड़ा सा किसको नीचे कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा किसको नीचे कर देते हैं। ये ने उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, जबकि बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब क्या करना रहता है दोस्तों, आप कुछ ना करिएगा, एलसीएम लेके वर्क निकाल लीजिएगा, कोई काम निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम लिया जाता है, या कोई ऐसा संख्या ढूंढ लीजिए जो इन दोनों से कट जाए। तो हमें ऐसी संख्या मिला 90, 90 इन दोनों से कट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो टोटल होता है ना दोस्तों, ये टोटल कार्य होता है। हम बात पिछली वीडियो में हम जिक्र कर दिए हैं समय तथा कार्य का। तो मान लीजिएगा ये कहता है हम 90 कार्य हम इसे 18 दिन में कर लेंगे, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग देंगे, पता चलेगा 18 पंचे 90, एक दिन में 5 काम करेगा, और है एक दिन में 6 काम करेगा, 15 छक्का 90। यहाँ पता चला ए एक दिन में 5 कुर्सी, चलिए मान लीजिए 90 कुर्सी बनाना है, एक दिन में 5 कुर्सी, बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। दोस्तों क्या मामला है कि इन लोगों में क्या मामला हुआ कि कहा गया कि बी पहले काम करने आए, बी काम केवल 10 दिन करेगा और काम छोड़ के चला जाएगा। ये इसमें बात कहा जा रहा है, कह रहा है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया। अच्छा बताइए, बी बेचारा एक दिन में 5 काम, अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो बताइए आप 10 दिन में कितना काम करेगा। तो 10 दिन में 60 कार्य बेचारा कर लेगा, 60 कार्य कर लेगा ना, 10 दिन में 60 कार्य कर लेगा, और टोटल 90 कार्य था। अब अगर इसमें से अगर हम 60 कार्य घटा लेंगे तो शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों, तो शेष कार्य जो बचेगा वो 30 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। अब यही 30 काम को कहा जा रहा है कि ये अकेला अगर इसे आए करने, तो यही शेष काम को ये अकेला कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, 30 काम करना है दोस्तों, पैसे भाग दे देंगे, 5 6 30। ए ने कितने दिन में करेगा शेष काम को, तो 6 दिन में। देखिए 2 सवाल यहां से बनता है, एक तो पूछेगा शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप बताइएगा 6 दिन में। अगर आपसे गलती से ये पूछ दिया कि दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए 6 दिन ये लगाया, 10 दिन भी लगाया था, 10 6 16 दिन। यानी इस टाइप के सवाल में ऐसा आपसे पूछ सकता है, एक तो शेष पूछेगा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, दूसरा आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इस प्रकार से ऐसे सवाल आएगा तो आप हल कर लीजिएगा। बात मान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न लेके आए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए, जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बात मान लीजिएगा, हम जब भी आप हमें सपोर्ट करिए, जब भी हम सब्जेक्ट वाइज अगर हम पढ़ाना चालू कर दिए ना, तो आपके सीधे दिमाग में भर देंगे, जान लीजिएगा। हालांकि यहां तक के लिए अभी इसको हम आपको बेसिक से नहीं समझाएंगे, ट्रिक पे रख के इसे बता दे रहे हैं। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो जानते क्या करिएगा, बोला है ना 6 लड़के ना, तो ऐसे 6 लिख दीजिएगा, और बोला है 4 पुरुष ना, तो ऐसे 4 लिख दीजिएगा। 6 लड़के 4 पुरुष, बात समझ रहे हैं ना। 6 लड़के 4 पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। 6 लड़के 4 पुरुष, इधर लड़के इधर पुरुष लिख दीजिएगा, कितने दिन में, 18 दिनों लिख दीजिएगा। बाकी अगला जो पैटर्न पूछे कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये लिख दीजिएगा 3 लड़के और कितना है पुरुष, 10 पुरुष, 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये पैटर्न आपको बनाना है, पहली बात ध्यान रख लीजिएगा।
ये पैटर्न बनाने के बाद जानते क्या करिएगा दोस्तों, आप कुछ न करिएगा, इसका सब ऊपर वाले का ना सीधे सीधे जितना है तीनों है पहला लाइन वाला ना आपस में ऐसे गुणा कर दीजिएगा, आपस में ऐसे गुणा कर दीजिएगा, कोई इधर उधर चले कोई दिक्कत नहीं। 18 गुणे 6 गुणे 4 करिए, 4 गुणे 6 गुणे 18 करिए, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 2 गुणे 3 तभी 6 होगा, 3 गुणे 2 तभी 6 होगा। बात में इस प्रकार से करने के बाद ऐसे गुणा कर लीजिएगा, ऐसे बट्टे खींच दीजिएगा। अब अगला जो पैटर्न आपको करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। 10 छक्का 60 और 3 चौक 12 पर याद करना है, दोनों को जोड़ देना है। ऊपर वाले का जैसे एक लाइन का गुणा करना है, इसका जब तिरिया का गुणा अगर आप करते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब सवाल है देखिए, ऐसे आप काटते नहीं है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। बात समझ रहे ना? तो एक लाइन अगर हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, एक लाइन चाहे तो दोस्तों और बढ़ा सकते हैं। ये 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या दोस्तों 18 चौक 72 नहीं होता है? 18 चौक 72 और 4 से 4 कैंसिल, ओनली कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन में ये लोग कर लेंगे। यानी 3 लड़के 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में आराम से कर लेंगे। ऐसा प्रश्न आएगा तो आराम से कर सकते। हालांकि इसका हम बेसिक भी बता देंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं रहता ना, टाइम का अभाव रहता है ना, तो हर चीज आपको समझाते हैं। ठीक है, हम बस देखना चाहते हैं आपको कितना अच्छे लेवल का प्रश्न आ रहा है, बस कितना अच्छे लेवल का प्रश्न आ रहा है। बाकी 5-6 क्लास लेने के बाद हम आपको अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन समझा के पढ़ाएंगे, समझा के। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखिए दोस्तों, बातें नहीं करेंगे, हम आपसे छोटा सा निवेदन करेंगे, बस आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना आपको करना है दोस्तों, बात मान लीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा 100% कर रहे हैं। जो डाउट होगा आपका हर एक डाउट क्लियर करने का काम करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको बताने का काम करेंगे। जिंदगी में ऐसा कभी मतलब आपको समझने, मतलब एकदम अच्छे से एकदम शुद्ध और देसी भाषा में आपको हम समझा देंगे। अभी तो मेरा क्लास स्पीड लग रहा है, बस यही जान लीजिए, अभी हो सकता है ना समझ में। चलिए दिया है 2 संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। ऐसा प्रश्न आएगा 2 संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात में अनुपात दिया रहेगा। अब कोई एक डेटा दिया रहा है, जैसे डेटा आपसे दिया है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 84 दिया है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न अनुपात वाला दिया रहेगा ना, तो अनुपात वाले प्रश्न में क्या करना चाहिए? अगर जो यह दिया है ना वही अनुपात के बराबर रखते हैं। अगर ये लौसा दिया है तो अनुपात का लौसा निकालेंगे, अगर ये मौसा दिया है तो अनुपात का मौसा निकालेंगे, अगर ये किसी एक संख्या दिया था तो किसी एक संख्या के बराबर रखते हैं। यही काम करना होता है। एलसीएम दिया है ना, तो आप बताइए 3 और 4 का लौसा क्या होगा? सीधा 4 3 12 होगा, नहीं होगा? यानी यहाँ अनुपात में लौसा कितना है संख्याओं का? 12, और रियल में कितना दिया है? 84, यानी 12 बराबर 84, तो 1 बराबर दोस्तों 12 सत्य 84। ऐसे कर लीजिएगा। बाकी आपसे 3 और 4 में कौन बड़ा दिख रहा भैया? ये 4 दिख रहा है ना, 1 बराबर 7, तो दोस्तों 4 बराबर, देखिए ये 4 लिख रहे, कभी ऐसे लिखेंगे कभी ऐसे लिखेंगे, आप समझ ही जाएगा वो हम 4 ही लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 7 चौक 28, आंसर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 28 हो जाएगा। यही सवाल है, आपसे मसा भी पूछ सकता है, तो इनका मसा क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 बराबर 7, तो 1 बराबर 7, 7 ही मसा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, आप आराम से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। इस प्रकार से आप हर एक सवाल करेंगे आप आराम से। आप हमारे पास बने रहें, बस हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक एक सवाल बढ़िया सवाल आपको पढ़ाने का काम करेंगे, और जो एग्जाम में आराम से फंस जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको लगाने में, कोई दिक्कत ना हो। देखिए मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदा, यानी 2 रेडियो खरीदा है, 2 रेडियो खरीदा है, पर रेडियो का जो मूल्य प्रति रेडियो जो खरीदा है ना, उसका मूल्य निर्धारित नहीं है कितने रुपए में खरीदा है। ठीक है, पर 2 रेडियो खरीदा है। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदा। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेच दिया। बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी सवाल ये ना कि देखिए क्रय मूल्य अलग अलग है, पर जो भी कह रहा है ना, जो भी बेचा है ना, दोनों को एक ही विक्रय में बेचा है, एक ही विक्रय में बेचा है। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा ना, तो आप कुछ ना करिएगा, आप ना एगो दोस्तों ना, एगो आप क्रय मूल्य का, एगो आप क्रय मूल्य का और एगो आप विक्रय मूल्य का अनुपात खोजने की कोशिश करिएगा। एक क्रय मूल्य का, एक विक्रय मूल्य का अनुपात खोजने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, आप हमें ईमानदारी से बताएं, आप ऐसा सवाल आएगा तो चलिए हमें एक बार परसेंटेज जो दिया उसको भिन्न में कन्वर्ट करके कहीं कोने बताते हैं। चलिए एक बार बेचा है, एक को बेचा है 25% के लाभ पर, एक को बेचा है 25% के लाभ पे। चलिए परसेंटेज का 25% परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 0 लगता है ना, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करके सिखा रहे हैं। 25 से का नाम 25,
25 चौका 100, ये हमेशा नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। यानी मान लीजिए 4 रुपया में ये खरीदा है, 4 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया लाभ बोला है ना, तो लाभ बोला था ये, अगर 1 रुपया ऊपर वाला लाभ हो जाएगा तो 1 रुपया लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 5 रुपया में बेचेगा। एक मिला और दूसरे वाले को भी बेचा है 25% की हानि पे, सेम परसेंटेज है, तो इसको वही 1/4 इसका भी आएगा। यानी अब इसका बात हम करेंगे, ये हानि बोला है ना, इस पे हानि बोला था, इस पे लाभ बोला था। अब इसको हम मानेंगे 4 रुपया में खरीदा है, 4 रुपया में खरीदा है, अगर 1 रुपया हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 3 रुपए में बेचेगा। देखिए आप सोचेंगे सर दोनों परसेंटेज समान था, यहाँ 4-5 का आ गया, यहाँ 4-3 का आ गया। अरे भाई साहब हई लाभ था तो हम 1 रुपया हई लाभ में बेचे हैं, एक्स्ट्रा में बेचे हैं, तो 4 से 5 हो गया, और हई हानि में बेचेंगे, 4 रुपए में खरीदे में 1 रुपया हानि में बेचेंगे, 3 रुपया में बेचेंगे ना। यही आप काम करने की कोशिश करिएगा, सबसे पहला काम। यानी हई दोनों क्रय मूल्य है समझिएगा, और हई दोनों विक्रय मूल्य है, बात समझने की कोशिश करिएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ढूंढा होगा कि इसने तो बोला है विक्रय मूल्य समान है, जी सही बोला है, तो आपको हर हाल में विक्रय मूल्य को समान करना है। दोस्तों क्या करना है, ईमानदारी से बताएं, विक्रय मूल्य को समान करना है। तो आप ईमानदारी से बताइए, ऐसा प्रश्न कभी आ जाए और आपको इसको समान करना होगा तो आप क्या करेंगे, समझिए। इस कोष्टक ले लें, कोई बुराई तो नहीं करेंगे, कोई बुराई तो नहीं करेंगे। तो आप एक काम करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे, और ये 3 में किसका गुणा करेंगे, 5 में। तो देखिए 5 या 15, 5 या 15, विक्रय मूल्य को आप समान करना, क्योंकि विक्रय मूल्य सामान्य बोला था। ठीक, अब हम पूरे लाइन में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 चौक 12, याद कीजिएगा ये जो गुणा कर रहे हैं क्रय मूल्य निकल रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, आप 5 चौक 20, आप 5 तिहाई 15। देखिए अब जो ना, अब देखिए सीपी और एसपी, सीपी एसपी हमारा क्या हो गया दोस्तों, सीपी एसपी। देखिए अब एसपी बराबर हो गया ना सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए मान लीजिएगा हई एक रेडियो का 12 रुपया में खरीदा था, और हई एक रेडियो का 20 रुपया में खरीदा था, पर दोनों को बेचा था 15 रुपया में। पहले यहाँ टोटल दोनों को मिला के देखिए अनुपातवा में कितना में खरीदा था, तो पता चलेगा 32 अनुपात में खरीदा था। और रियल में, अब देखिए रियल में आइए 6400 रुपया में खरीदा था। यानी यहाँ दोनों को टोटल मिला के 32 अनुपात में खरीदा, और रियल में 6400 रुपया में खरीदा। क्या 32 बराबर 6400 नहीं है? तो काटेंगे, 1 बराबर 32 दूना 64, 1 बराबर 200 आ जाएगा। बस आपसे प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो कोई एक का 15 का गुणा कर दीजिएगा, 15 दूना 30 और 2 को 0, दोनों का विक्रय मूल्य जो है 3000 है। अगर आपसे ये पूछता दोनों विक्रय मूल्य का योग ज्ञात करें, तो एक का विक्रय मूल्य 3000, दूसरे का भी विक्रय मूल्य 3000, जोड़ेंगे 6000 आएगा भैया, परफेक्ट आंसर। ठीक है, आराम से इसे कर सकते हैं, ऐसा सवाल आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ये मान के चलिएगा, ये जो भी सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कैसे सवाल गुरुजी जानते हैं? जब मान लीजिए कह दिया गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 5 साल बाद या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो जो 2 साल बाद पूछता है वो समझिएगा मिश्र धन, और जो वर्तमान में दिया वो समझ लीजिएगा मूलधन। अभी वर्तमान कभी मिश्र धन हो जाता है, कभी मूलधन हो जाता है। अभी यहाँ पे कैसी सवाल की गुरुजी, वर्तमान कभी मूलधन कभी मिश्र धन हो जाएगा, जानते हैं? मान लीजिए कह दिया गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, 2 साल पहले कितना था? तो जो 2 साल पहले पूछेगा तो वो समझिएगा वो मिश्र धन में पूछेगा, समझ नहीं, सॉरी 2 साल पहले ये बढ़ के समझिए आया है, तब यहाँ मिश्र धन हो जाएगा। अब बाकी पहले जाएंगे तो यानी आपको बैकअप जाना पड़ेगा मूलधन में, बात समझ रहे ना? छोड़िए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा जान लीजिएगा, ये जो भी जनसंख्या वाले प्रश्न होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पे ही लगते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पता क्या करना है, 10% की क्या कह रहा है, वृद्धि होती है ना, तो आप हमेशा इसको क्या करिएगा, 10% की वृद्धि होती है ना, इस परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करिएगा, तो आप 10/100 लिखेगा, 10 दहियाम 100, यानी 10 रुपया मान लीजिएगा मूल जनसंख्या है, 10 रुपया मूल जनसंख्या, ऐसे लिख दीजिएगा। अब मान लीजिएगा 1 रुपया बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 11 हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। 10 रुपया वर्तमान जनसंख्या है, 1 रुपया बढ़ेगा, मानो एक लोग बढ़ेंगे तो 10 से 11 हो जाएंगे। कितने सालों के बाद पूछा, 2 साल, तो एक बार और लिख देंगे 2 साल के लिए। 10 दहिया में 100, 11 दहिया 121। बात समझ रहे नहीं समझ रहे दोस्तों? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? अब क्या करना है, 10% ही ना, हाँ 10% है। अब क्या करना है,
ये समझिएगा वर्तमान जनसंख्या है, ये 2 साल बाद की जनसंख्या है। तो बताइए यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना दिया था, यहाँ पे 100, यहाँ पे अनुपात में 100 दिया है और रियल में 50,000 दिया था, यानी 100 बराबर 50,000। तो 1 बराबर आप काटेंगे तो ये 500 आएगा, 1 बराबर काटेंगे क्या आएगा, 500 आएगा। बस क्या करना है, आपसे पूछा 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, 121 से आप प्यार से गुणा कर दीजिएगा। गुणा करते समय आपको मिलेगा 5 1 का नम 5, 5 दूना 10, 5 1 का नम 5 1 6, यानी 60,500 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। गुणा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 5 1 का नम 5 दूना 10, 5 1 का नम 5 1 6। बात समझ रही हैं? ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको कर लीजिएगा। चलिए एक छोटा सा नियम और अगर चाहते हैं तो हल्का सा बता देते हैं। कोई भी जनसंख्या आएगा, मान लीजिए जनसंख्या वाले प्रश्न अगर दिया है 50,000 जनसंख्या ना, 50,000 जनसंख्या दिया है ना, कुछ ना करिएगा, 10% बढ़ा रहा है तो 110 लिख दीजिएगा। 10% अगली बार भी, ये 1 साल का है, अगली साल है दूसरे साल का हो जाएगा। अगर 3 साल का रहेगा तो एक बार और लिख देंगे, 3 साल का आ जाएगा। बस क्या करना है, आपको काट देना है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ज्यादा 3 5 नहीं करना है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 11 के रही हम 121 डबल जीरो और 5 है जो बचा है उसी का गुणा करना है, आ जाएगा 60,500। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इतने में लग गया, आप कहेंगे अरे सर हम हर नियम आपको समझाने का काम करेंगे, बस आप हमें सपोर्ट करें, बस हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधी 5 है, 4 संबंधी 5 है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु याद करें, दिया है ए तथा बी का, ए तथा बी की वर्तमान जनसंख्या 4 संबंधी 5 है। ठीक है, कितनी साल बाद है, ये वर्तमान अनुपात है, ये वर्तमान अनुपात है, याद किए रहेगा। और कितने साल बाद, कितने साल बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा ना तो पहले इसे लिख दीजिएगा, कितने साल बाद या कितने साल पहले, उसको वर्ष को इधर लिख दीजिएगा कहीं साइड में, कितना हो जाता है, 5 संबंधित 6 हो जाता है। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो अब इसका अंतर देखिएगा समान, इसका अंतर समान है का, देखिए इसका अंतर 1 का है, इसका अंतर 1 है। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो भी सवाल हम आपको सिखा देंगे अगले वीडियो में, अभी इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अंतर 1 का है ना, दोनों में 1 का है ना, तो एक ही बार 1 लिखना है। यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ वर्षों में अंतर मानिएगा 5 है, यानी जो वर्षवा दिया रहेगा 1 बराबर 5। अगर आपसे पूछा ए की वर्तमान कितना है, बताइए 4 है ना, यही है ना वर्तमान आयु का अनुपात है, तो 1 बराबर 5 है, तो 4 बराबर 5 चौक 20 वर्ष, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं एक ही ने पूछा था, हाँ, ए की वर्तमान आयु याद करे। अगर आपसे पूछ देता है ए का 5 साल बाद आयु याद करे, अगर वर्तमान 20 साल है तो 5 साल बाद 25 साल का हो जाए, सीधी सी बात, नो टेंशन। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन देंगे हम आपको। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है, जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करें। भैया बी तथा डी का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल कभी आएगा ना, ऐसा सवाल कभी आएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा 4, 1 2 3 4, 4 को विषम संख्या, कौन सी संख्या है याद करिएगा दोस्तों, ये संख्या विषम है पर औसत दिया है सम में, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे औसत यहां लिख दीजिएगा। औसत हमेशा बीच का ही ना होता है। अच्छा, बीच का औसत मतलब मान लीजिए अगर हम 1 और 2 और 3 का औसत पूछें, इन दोनों का औसत क्या है, तो आप कुल पदों का योग क्या करेंगे, कुल पदों का योग, आप कुल पदों की संख्या से भाग देंगे ना, तो 2 औसत आएगा ना। तो देखिए लगातार कोई भी संख्या अगर लगातार होती है ना तो औसत हमेशा बीच का ही होता है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, औसत हमेशा कहाँ का होता है, बीच का होता है। पर इसमें समझने वाली जानते क्या बात थी, बोला है क्रमागत विषम संख्या पर औसतवा दिया है सम में। अब हम अगले क्या करें, कोई दिक्कत नहीं भैया, है बीचवा में 42 रहने दीजिए। बताइए है लेनिया में क्या आएगा, विषम संख्या है 43, और 43 के बाद विषम संख्या ना 44 लिख दीजिएगा, क्योंकि जिक्र किया है विषम संख्या का। तो 43 के बाद विषम संख्या 45 और है 41, इसके पहले 41 विषम संख्या का है वाली लेनिया, और है वाली लेनिया क्या हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा 39। अच्छा, ए बी सी डी करके दिया था, मन है ए है और है बी है और है सी और है डी है, मान लीजिएगा ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्या थे, जिन विषम क्रमागत संख्या थे, जिनका औसत क्या था 42 था, तो हमने बीच में 42 लिख दिए। अच्छा ये बताइए अगर आप ऐसा हम 42 को हटा दें ईमानदारी से, तो क्या भैया है 4 गो विषम लगातार संख्या नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, ये 4 गो लगातार विषम संख्या, आप इसका औसत निकालेंगे ना तो 42 ही आएगा। अब आपसे पूछा है, हमने क्या किया,
इसके माध्यम से ना हम बीच के वाले माध्यम के नियम से हमने चारों का डेटा निकाल लिया, ABCD का डेटा निकाल लिया। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा थोड़ा वही हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है B और D का गुणनफल ज्ञात करें। भैया एक का गुणनफल कह रहा है, यानी 45 में 41 का गुणा करने के लिए कह रहा है। क्या बात है भैया, गुणा नहीं कर देंगे। 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 16 दू 18। भाई साहब जो अगर इसको गुणा गणित करके जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1845। आंसर क्या आ जाएगा 1845। ये बात आपको समझनी है। अभी सोच रहे थे हे बिचवा में 42 आप लिखे हैं तो 43 लिखे जस्ट, तो हे काहे 44 नहीं लिखे। हम इसलिए नहीं 44 लिखे क्योंकि विषम संख्या की बात किया है। एक बात याद कर लीजिएगा, एक बात याद कर लीजिएगा। मान लीजिएगा दोस्तों, अगर हम ना 4 गो अगर विषम संख्या लेंगे ना, 4 गो अगर विषम संख्या लेंगे ना, तो देखिएगा जानते हैं आंसर क्या आएगा दोस्तों। आंसर जो आएगा ना, एक मिनट, विषम संख्या की बात कर रहे हैं ना, सॉरी। 4 गो अगर हम विषम संख्या लेंगे ना दोस्तों, 4 गो, तो आंसर जानते हैं सम में आएगा। सम में विषम संख्या भले से देखिए, इसका औसत निकाल दीजिए, इसका औसत देखिए 4 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। इसका औसत देखिए, अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको। अगर इसका औसत आप निकाले 1 3 5 7 का लगातार संख्या 4 गो विषम, तो अगर आपका इसका औसत निकालना होगा तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आप जोड़ेंगे, आप भाग देंगे 4 से, आंसर आएगा पहले 16 आएगा फिर 4 से भाग देंगे 4। ये आखिर ये अगर मान लीजिए यही बीचों में अगर हम रख देते हैं तो क्या है, औसत है ना, तो हम इधर विषम संख्या इधर विषम संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। ये सवाल आपको समझना जरूरी है, ठीक है। हर सवाल आपको समझाएंगे, आप घबराए नहीं। इसका आंसर आएगा 1845, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1845। चलिए, ये एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको हम देखें आंसर बता देंगे। दिया 458, क्या दिया है 458 गुणे 458 माइनस 239 है। 239 गुणे 239 फिर ऐसे बट्टे में है, फिर दिया 458 गुणे 458 प्लस 239 गुणे 239 और क्या दिया है, और प्लस 458 गुणे 239। ये सवाल को आपको हल करना है। देखिएगा दोस्तों, सवाल है ना, सबसे पहले ये सवाल आ जाएगा ना, देखिएगा जान जाइएगा 3 गो लगातार, इसमें 2 ही संख्या रहेगा, इसमें 2 ही संख्या है। एक गो 458 दिख रही है आपको और एक गो 239 दिख रही है। 2 संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं दिख रही है ना। अगर 2 संख्या मिले और लगातार 3 बार गुणा हो ना, तो ये जान लीजिएगा। देखिए, अगर एक नियम से समझाए कि पहले डायरेक्ट आंसर ला दें, कभी भी ऐसा सवाल आएगा पहले समझ लीजिएगा, हाई बीचवा में माइनस रहेगा ना, तो ये दोनों को घटा दीजिएगा, आज जोड़ रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस यही के दोनों को घटा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। 9 यहाँ पे घटा दे रहे हैं, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 219 है। आंसर पहले 219 है, पहली बात आंसर 219 है। आप कहेंगे ये कैसे गुरुजी लगाएंगे, ये कौन सा तरीका ट्रिक है, तो चलिए हम समझा देते हैं कि 219 कहाँ से आएगा। 219 कहाँ से, हम कहाँ बोल रहे हैं, बीच में प्लस रहेगा जोड़ दीजिएगा और माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक जो है ना फार्मूला लगता है AQ माइनस BQ। चलिए दोस्तों, एक पल के लिए आप हमें ईमानदारी से बताएं, अगर हम इसको A मान लें और इसको अगर हम B मान लें एक पल के लिए, तो हम A गुणे अगर करते हैं तो ये Q होगा, अब B गुणे B करते हैं तो BQ होगा, और नीचे में A गुणे A स्क्वायर प्लस हाई B गुणे B स्क्वायर हाई प्लस A और B ये बना ना, ये बना, हम इसलिए बना रहे हैं, हम इस पे हल करेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही उसका मान रख देंगे, जो उसका मान माने। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB कोष्टक में A माइनस B, ठीक। A स्क्वायर प्लस, नीचे वाला ऐसे ही रहने देंगे, A स्क्वायर प्लस AB हो गया ना। आप क्या दोस्तों, है आपको आंखिया नहीं, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, इससे ये कट जाएगा, बस कोष्टकों में बच जाएगा A माइनस B। तो ये हमने माना था 458 को और B माना था 239 को, घटा देंगे आंसर 219 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आएगा, आराम से सब सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा हम आपको जरूर बता देंगे, हर एक सवाल, ठीक है। इसका आंसर 219 आएगा, घटाना उठाना यार देख लीजिएगा, नियम मान्य होता, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आप इसे ऐसे बेहिचक ईमानदारी से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9 संबंधी 7 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमिति मनो परिमाप होता है। अब ये जानते हैं क्या होता है, सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं एक चीज हम आपको बता देते हैं, सूत्र पे बताएं कि ऐसे रटाएं, चाहे हमें समझ ही नहीं आता हम बताएं कैसे, ट्रिक पे बता दें, सूत्र पे बता दें, बेसिक पे बता दें, क्या बताएं, कुछ नहीं समझ में आता, जैसे समझ में आना चाहिए आप हमें जरूर कमेंट के बताइएगा, हमें बताने का तरीका कौन सा अच्छा लगता है बस। चलिए ऐसा सवाल कभी आएगा ना, तो देखिए पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है, लंबाई, एक मिनट, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है, 9 संबंधी 7 दिया है। ऐसा कभी सवाल आएगा ना तो जानते हैं आप इसे x मान लीजिएगा, माना लंबाई 9x और चौड़ाई 7x। अच्छा कोई तो डेटा जरूर दिया है, कोई डेटा जरूर दिया है। डेटा क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल, ये जो दिया है ना ये क्षेत्रफल डेटा है, क्या है, क्षेत्रफल है। तो आपको क्या करना है, अनुपात का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, अनुपात को भी क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हटा देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई ना बराबर क्षेत्रफल आता है। अब बात समझ में आई नहीं आए, हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, यहाँ पे लोग गलती कर देते 63x लिख देंगे, बस यही गलती करते हैं। आपको 9 सत्ते 63 अंक का एक बार गुणा करना है, एक बार x का गुणा करना है, तो 63x स्क्वायर बराबर 252 दोस्तों। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काट दें, 4 बार जाएगा, 63 चौका क्या होता है, 252 होता है, x स्क्वायर बराबर 4, सॉरी यहाँ ही डायरेक्ट बता दे, x स्क्वायर बराबर 4, तो एक x का मान 2 नहीं आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ा देगा, अगर हटेगा तो समझ ना, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी वली एक x बराबर 2 आ गया, तो 9 दूना लंबाई ऐसे लिख दे रहे हैं 18, 9 दूना 18 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 7 दूना 14, ये लंबाई और चौड़ाई आ गया। समझ रहे ना, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी, यानी 18 और प्लस 14, 18 प्लस 14, इन दोनों को जोड़ेंगे 32 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 32 दूना 64 आंसर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, 64 परिमाप आ जाएगा। नहीं तो बेसिक नियम से अगर हम समझाएं आपको, मान लीजिएगा ये आयत है, लंबाई कितना है 18, अगर चौड़ाई 10 है, तो देखिएगा आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ये भी 18 होगा और 14 होगा। ये परिमाप माने बहरिया मीडिया लंबाई होता है, मेडिक लंबाई, अब सबको जोड़ दीजिए तब वो 64 आएगा। बात समझ नहीं समझ रहे हैं, इस प्रकार से सवाल दोस्तों आप कर सकते हैं ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बस यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। हाँ चलें, अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद ये कितनी गुनी हो जाए, सॉरी कितनी हो जाएगी, गुनी नहीं पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी। हम हकीकत बता दें, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा ना आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम इसे अनुपात में बताते हैं, इस सवाल को हम अनुपात में बताते हैं। चलिए यहाँ पे बैंकों में हम 12,000 जमा किए हैं, अब हम अनुपात में 1 रुपया जमा करके बता रहे हैं। चलिए मानिए बैंकों में हम 1 रुपया जमा किए, क्या किए भाई साहब, 1 रुपया जमा किए, बैंक में कितना जमा किए, 1 रुपया जमा किए। कह रहा है कि 5 साल में कितनी हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है, यानी हर 5 साल पे हमारा जो भी धनराशि होगा ना वहां पे अपनी से दुगुनी हो जाएगी। यानी 1 रुपया की धनराशि ये कह रहा है 2 रुपया होने में कितना साल लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे यहां लिख दे रहे हैं, कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। यानी 1 रुपया का चीज 2 रुपया होने में 5 साल लग रहा है। बात समझ रहे हैं, वो कह रहा है 20 साल में कितनी हो जाएगी। चलिए आप बताइए, फिर अगले 5 साल में यहां से दुगुनी होगी तो फिर 5 वर्ष लगेगा, फिर 5 वर्ष लगेगा, फिर यहां से भी अगर दुगुनी होगी, दुगुनी अगर करेंगे, देखिए 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, फिर 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा नहीं लगेगा, फिर 5 वर्ष लगेगा। चलिए अभी हम 20 साल तक जाएंगे ऐसे ऐसे करके,
फिर मान लीजिए यहाँ से दुगुनी होगी तो फिर 5 साल लगेगा। यानी पहले ही हम जानेंगे कि देखिए 5 5 10 5 15 5 20, 20 साल में पूछा कितनी हो जाएगी ना, तो 20 साल में पता चला धनराशि कितनी गुनी हो रही है, 16 गुनी। और 1 से 2 होने में 5 साल, फिर 2 से 4 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, यानी टोटल 20 साल पूछा था, हमने टोटल 20 साल तक पहुंचे। हो सकता है 25 साल तक पहुंच दे तो फिर एक बार और पहुंचेंगे ऐसे, फिर 5 साल लिखेंगे, बस उसका 25 साल हो जाएगा, तो 25 साल में 32 गुना हो जाएगी। बस यहाँ तक कर लिए ना। यहाँ तक करने के बाद अभी देखिएगा यहाँ जमा कितने बैंकों में की अनुपातों में 1, और रियल में कितना 12,000 यहाँ जमा किए अनुपात में 1, रियल में 12, और 20 साल बाद कितनी गुनी हो रही है, 16 गुनी। तो 1 बराबर 12, तो 16 बराबर 12, 16 का गुणा 192 और 3 पर 53 0, 1,92,000 आंसर हो जाएगा। गुणा में 12 छंग 72 और 12 का नंबर 12 7 19, 1,92,000 दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न कभी आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बस दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा क्लास हमारा हिम्मत बनाने के लिए दोस्तों, हमारा हिम्मत बनाने के लिए आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम पर डे ऐसे ऐसे ही सवाल इंपॉर्टेंट लाएं और आपको देने का काम करें, और आपको समझाने का काम करें, आपको प्रैक्टिस करवाने का काम करें, ताकि आप हर एक एग्जाम में सफल हो जाएं। कोई भी एग्जाम हो आप आसान से उसे कर ले जाएं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर अगर हमारा पहला क्लास अगर आप नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। हर एक अगले क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।